सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ पर हमें इसका जांच करना है कि ये सॉल्व होगा या नहीं, 0 पर यानी समाप्त होना है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी प्राकृत संख्या, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 पर हो, यानी अगर वह संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 5 से विभाज्य होगी। तो इसलिए 6 की पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणे 3, 2 3 6, यही होता है। 2 × 3 करेंगे तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या होंगे, 2 × 3, ठीक है। अतः यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए अब चूंकि देखिए 5 सम्मिलित नहीं है और यहाँ पर इकाई का अंक 0 होने के लिए कंडीशन यही थी कि यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
भाज्य संख्याएं क्यों है। यहाँ पर हमें यह व्याख्या करनी है कि 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13 तथा 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अब इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व में हम लोग पहला फर्स्ट नंबर को लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13, ये नंबर हमें दिया गया है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड, यानी ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, दोनों में 13 जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 1 और ये प्लस 1, और हम लोगों ने 13 को क्या किया कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग चलें तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या मिलेगा। देखिए 7 मल्टीप्लाइड 11 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 77 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर 13 है। तो ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब वो मल्टीप्लाई में है, कॉमन लिया गया है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 77 प्लस 1 किया तो 78 मल्टीप्लाइड 13। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 78 मल्टीप्लाइड 13 है। ठीक है, और अगर अब 78 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 78 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं 78, तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारे पास 78 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 13। ठीक है, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 13 पावर 2। तो अब यहाँ से देखा जाए कि यहाँ पर बोला गया है चूँकि 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्याओं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टराइजेशन इसका आया था ये 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 13, ये है ना। तो ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं ये। तो जब इस पूरे के मान को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड एक गुणनफल कर लेते हैं, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। ठीक ना, तो इसलिए 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे पास शेषफल के तौर पर यानी कि प्लस या माइनस के फॉर्म में नहीं आ रही है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया टोटल को सॉल्व करने के बाद, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 13 पावर 2 प्राइम फैक्टर्स इसके निकाले गए, यानी इसको कन्वर्ट किया गया तो ये मिला। तो यानी कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट जो हमको दिया जा रहा था वो क्या है 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 5। अब इसको भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 5 प्लस 5 है और यहाँ 5 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 को कॉमन लिया तो 1 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 और प्लस 1, और यहाँ से 5 जो है वो
कॉमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर जाइए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 करेंगे तो देखिए 3 2 जा 6 4 जा 24 24 6 जा करेंगे और मल्टीप्लाइड 7 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटली आ जाएगा 1008 और ये +1 है और मल्टीप्लाइड 5 तो है ही। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग चले आएँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जा रहा है 1009 मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या या 1009 जो है वो भी अभाज्य संख्या ही होता है। ठीक है, किसी और से कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अतः 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 +5 एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं पहले के वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। यानी कि दोनों की स्पीड जो है वो डिफरेंट है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, यानी रवि तेज़ दौड़ रहा है और सोनिया धीमी। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें घड़ियों की सुइयाँ चलती हैं या पहिए घूमते हैं या कोई बच्चे दौड़ते हैं, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें इनके एलसीएम के इक्वल होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। यानी कि 18 मिनट और 12 मिनट का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमें पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलने का समय मिल जाएगा। तो एलसीएम के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। या तो इकट्ठा एलसीएम ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज़ हमें करना है। तो पहला काम हम लोग 18 का निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स में, और फिर 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में। ठीक है, और 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 12 करेंगे तो 6 में, और फिर 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर हमारे पास 18 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ गए 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, और 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3। अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो इसको पावर फॉर्म में करें तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 और यहाँ पर 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 3। एलसीएम ये कहता है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनके सबसे बड़ी घात को लिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से चले आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम, तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम जो होगा एलसीएम 18 और 12 का क्या आ जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2। देखिए यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 3 की 2 है और 2 की भी घात 2 है, तो यानी 3 पावर 2 2 पावर 2 और 3 पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यानी 4 मल्टीप्लाइड 9, 4 9 36। ठीक है, अतः वे 36 मिनट बाद, अतः वे दोनों 36
मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.3 की होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।